गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हमारा टॉपिक चल रहा था टेंस, जिसमें हमने क्या कर लिया था, जिसमें मेरे भाई हमने कर लिया था, क्या किया था आपको याद होगा, हमने जाना था टाइम क्या होता है, हमने जाना था उसमें टाइम क्या होता है, और उसके बाद हमने जाना था एक्शन क्या होता है, उसके बाद हमने जाना टाइम और एक्शन का रिलेशन क्या होता है, टाइम और एक्शन का रिलेशन क्या होता है, और उसके बाद हमने जाना वर्ब मतलब टाइम का जो पॉइंट ऑफ टाइम या फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। उसके बाद हमने की थी टेंस आइडेंटिफिकेशन, भी टेंस को हम मतलब टेंस क्या होता है, और उसके बाद हमने की थी टेंस आइडेंटिफिकेशन, भी टेंस को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ये सब चीज़ें हम कर चुके हैं पिछली क्लास में, जो हमारी क्लास हुई थी। आई होप आपको क्लास अच्छी तरीके से समझ भी आई थी और आपने समझा भी था। ठीक है मेरे दोस्त, अभी हम करते हैं हमारी क्लास को आगे स्टार्ट, अभी हम करते हैं आगे स्टार्ट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कल हमने इतना सब कुछ जान लिया था, तो आज जो हम करने जा रहे हैं, आज हम अपना स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हेडिंग डाल लो सारे के सारे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आज हम मेरे भाई बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात तो हमें क्या सीखना है, हमें जाननी होती है छोटी छोटी चीजें। हमें इसका जानना होता है मेरे भाई बेसिक। बेसिक क्या होता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, हाँ वाले वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, हमें इनके बारे में जानना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसके अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की, तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, ये डेवलप लिख रहा हूं। सबसे पहले मेरे भाई हम यूज करते हैं इसका कोई ना कोई सब्जेक्ट। सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। हम क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, हम ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं। और उसके बाद मेरे भाई हम यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद हम उस मेन वर्ब को, ये जो वर्ब होती है, ये जो वर्ब होती है, ये दोनों की दोनों मेन वर्ब होती है, इनको कर देते हैं एक्सप्लेन। जरूरी नहीं वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट आए, उसको हम एक्सप्लेन भी करते हैं, इसके लिए हम इसको बोलते हैं एक्सप्लेनेशन बोलते हैं, इस वर्ब को हम एक्सप्लेन बोलते हैं। तो मेरे भाई ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या हो गया, स्ट्रक्चर हो गया अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव का ये हो गया मेरे बच्चे हमारा स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बोल दिया। और मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूं कि सिंगुलर सब्जेक्ट वगैरह आपको अगर ध्यान ना हो तो सीख लो। हम आई और प्लूरल सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूं, आई प्लूरल सब्जेक्ट्स और यू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। इसके अलावा ही, शी, इट और ऐसे लिख रहा हूं सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हमेशा यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। तो आप ये दो चीजें और ध्यान रखिएगा, आप ये दो चीजें और ध्यान रखिएगा, आप ये मेरे भाई दो चीजें और ध्यान रखेंगे कि हम किस किस तरीके से इनको हम यूज करते हैं, किस किस तरीके से हम इनको यूज करते हैं। ठीक, इस तरीके से हम इनको यूज करते हैं। चलो अब हम सेंटेंस बना लेते हैं। चलो मेरे बच्चे अब हम बना लेते हैं हमारे सेंटेंसेस। जैसे मैंने बोल दिया ही गो या फिर गोज टू स्कूल, मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, साथ के साथ आपको एरर भी निकालना सिखाऊंगा। साथ के साथ हम क्या सीखेंगे मेरे भाई, एरर भी निकालना सीखेंगे। मैंने यहां पे बोल दिया ही गो या गोज टू स्कूल, मैंने क्या बताया था, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ हम क्या करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का यूज करते हैं। तो मैंने क्या बोला, ही गो या गोज टू स्कूल। आप जानते हैं ही है तो ही के साथ क्या आएगा, गोज आएगा, ना कि गो आएगा। पहला एरर मैंने यहां से निकाल के आपको बताया। चलो हम करते हैं अब दूसरा सेंटेंस, हम करते हैं मेन दूसरा सेंटेंस, आई
प्ले, आई प्ले, या फिर मैंने बोल दिया प्लेज क्रिकेट, आई प्ले, या फिर मैंने बोला प्लेज क्रिकेट। अब हमने पहले क्या बात की थी, आई प्लूरल सब्जेक्ट और यू के साथ क्या आती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो मेरे दोस्त यहाँ पर एस या एस का क्या काम यहाँ पर आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई प्ले क्रिकेट। चलो और कर लेते हैं एक दो सेंटेंस आपकी सहूलियत के लिए। जैसे मैंने बोल दिया शी वैक और वैक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, सी वैक्स या वैक। तो मैंने क्या बताया था, ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस आता है, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। चलो एक और सेंटेंस बना लेते हैं लगे हाथ। मैंने बोल दिया यू स्पीक और मैंने लिख दिया स्पीक्स, यू स्पीक, और बना लेते हैं यू कम और कम्स हेयर, तुम यहाँ आते हो। तो यू के साथ भी मैंने क्या बताया था मेरे भाई, यू के साथ आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। तो इस तरीके से हमने एरर डिटेक्ट करने हैं, इस तरीके से हमने एरर डिटेक्ट करनी है अफर्मेटिव की। अब बात कर लेते हैं मेरे दोस्त इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर्स की। नेगेटिव स्ट्रक्चर्स की अगर मैं बात करूं तो हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं सब्जेक्ट का, हम यूज करते हैं मेरे भाई सब्जेक्ट का। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब या तो होगी डू या फिर होगी डज, या तो होगी डू या फिर होगी डज। उसके बाद हम यूज करते हैं नोट का, उसके बाद हम यूज करेंगे नोट का, उसके बाद हम यूज करेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। यहां पर हम एस या एस नहीं करेंगे क्योंकि हम पहले ही डज लगा चुके हैं। और उसके बाद हम इस मेन वर्ब को कर देंगे मेरे भाई एक्सप्लेन, एक्सप्लेन कर देंगे, हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा इसका डू या डज हम यूज करेंगे। उसके बाद हम इस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं, उसके बाद अब इस तरीके से हम इनको यूज कर सकते हैं भाई। ये हो गया हमारा इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर, नेगेटिव का स्ट्रक्चर। जैसे मैंने बोल दिया आई डू या डज नोट प्ले, या फिर मैंने बोल दिया प्लेज हॉकी। इस तरीके से ही आपके एरर आएंगे टेंस के। मैंने बोल दिया आई डू या डज। अब आप जानते हैं आई के साथ आती है डू ना कि डज, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। आई के साथ डू या मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद एस या एस नहीं आएगा। तो सबसे पहला एरर हमने यहां निकाला। फिर मैंने बोला नोट, ठीक है, और फिर क्या आएगा, एस या एस कहां से आ जाएगा, एस या एस तो आना वैसे ही सेंस नहीं बनती। तो आई डू नॉट प्ले होगी। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा ही डू या फिर लिख दिया डज, ही डज नोट, ही डज नोट गो या फिर गोज, डज नॉट गोज देयर, भी वो वहां नहीं जाता है, वो वहां नहीं जाता है। तो इसका क्या होगा मेरे दोस्त, इसका ही के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी डज ना कि डू, पहला एरर ये। फिर नोट, फिर मैंने बताया था कि एस या एस हम पहले ही यहां पर लगा चुके हैं, तो यहां पर हमें एक्स्ट्रा लगाने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो जाएगा, ये एरर हो जाएगा, ये एरर हो जाएगा।
चलो एक सेंटेंस और कर लेते हैं आपकी सहूलियत के लिए। जैसे मैंने बोल दिया यू डू या फिर डज, यू डू या डज नॉट स्पीक, या फिर हमने बोल दिया स्पीक्स इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो, तुम इंग्लिश नहीं बोलते हो। तो मेरे भाई यू के साथ ना कि डज हेल्पिंग वर्ब आएगी बल्कि आएगी डू, और उसके बाद नोट, और उसके बाद मैंने बताया था एस या एस तो किसी हाल में नहीं लगाना है, क्योंकि एस या एस हम पहले यहाँ पे लगा लेते हैं लोग, वो भी ही सी इट या सिंगुलर नाउन के साथ आते हैं। तो यू डू नॉट स्पीक इंग्लिश, तुम इंग्लिश नहीं बोलते, तो ये हमारे एरर बन जाते हैं। ये सब चीज़ें क्या हो जाती हैं मेरे भाई, ये सब चीज़ें हमारी एरर बन जाती हैं। इस तरीके से हम इसके नेगेटिव स्ट्रक्चर को करते हैं। चलो अब करते हैं इसके इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को। अब हम जानते हैं इसके इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को, या फिर इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव दोनों ही कर लेते हैं, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव को। ठीक, तो सबसे पहले मैं आपको लिखवा देता हूं स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का पहले यूज करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या स्ट्रक्चर जब भी बनाते हैं हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो हेल्पिंग क्या है, डू या फिर है डज, डू या फिर है डज। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम मेरे भाई हम यूज करते हैं सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम ये हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं सब्जेक्ट। और उसके बाद मेरे बंधु अगर नोट हुआ, मैं रेड से लिख रहा हूं, स्टार लगा लेना, नोट हुआ तो ठीक है, अदरवाइज नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और उसके बाद हम उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को कर देते हैं मेरे बच्चे एक्सप्लेन। उसके बाद हम इस चीज को कर देते हैं एक्सप्लेन। और अगर कोई क्वेश्चन वर्ड हुआ, क्यू डब्ल्यू लिख रहा हूं, जैसे वाई, व्हेन, हाउ, व्हाट, इस तरीके से क्वेश्चन वर्ड हुए उनको हम करते हैं पहले यूज, उनको हम करते हैं पहले यूज। तो चलो बना लेते हैं इसका सेंटेंस। मैंने बोल दिया क्या तुम वहां जाते हो, मैंने बोला क्या तुम वहां जाते हो, तो मैंने लिखा डू यू, डू एक लिख लेता हूं मैं यहां पर, डज, डू यू गो, और मैंने लिख दिया यहां पर फिर से गोज देयर, क्या तुम वहां जाते हो। तो मेरे को एक बात बताओ, यू के साथ डू आता है या डज आता है, तो आप बोलोगे, आपकी प्यारी सी स्माइल बता रहा है सर डज नहीं डू आता है। और दूसरी बात, गोज तो किसी हाल में नहीं आएगा, क्योंकि अगर हमें हेल्पिंग वर्ब में डज या लगाना होगा ऐसे तो हम पहले लगाएंगे ना कि बाद में, क्योंकि वो सुपरफ्लुअस हो जाता है, मतलब जो हम काम हम पहले ही कर चुके हैं उसको दोबारा से करने की नीड नहीं है। तो मैंने बोल दिया डू यू गो देयर, क्या तुम वहां जाते हो। चलो एक और सेंटेंस बना लेते हैं। डज और डू ही, डज और डू ही प्ले क्रिकेट, भी क्या वो क्रिकेट खेलता है। किसी ने आपसे पूछा कि क्या वो इंसान क्रिकेट खेलता है, तो आप बोलोगे ही, सब्जेक्ट है हमारा ही, तो ही के साथ डज आता है ना कि मेरे भाई डू। डज ही प्ले क्रिकेट, यहाँ पर प्लेज भी कर सकते हैं तो, लेकिन प्लेज नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पर आपको एक एरर दूं, अगर मेरे भाई मैं आपको यहाँ पर एक एरर दूं, अगर मैं आपको यहाँ पे एक एरर दे दूं, अगर मेरे बच्चे मैं यहाँ पर डज ही प्ले और प्लेज क्रिकेट, भी क्या वो क्रिकेट खेलता है, तो मेरे बच्चे क्या आ जाएगा, प्लेज नहीं आएगा, डज ही प्ले क्रिकेट। इस तरीके से हम कर लेते हैं। चलो इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, देखो एक एक एग्जाम्पल से ही समझना है तुमने, तुम अगर ज्यादा एग्जाम्पल के चक्करों में रहोगे तो समस्या हो जाएगी। जैसे मैंने बोल दिया इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, डज ही, डज और डू ही नोट स्पीक हिंदी, क्या वो हिंदी नहीं बोलता है। तो मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट यूज करोगे, उसके बाद नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे नोट आ गया,
तो ही के साथ आता है डज ना कि डू। डज ही नॉट स्पीक हिंदी, क्या वो हिंदी नहीं बोलता है? चलो एक और बना लेते हैं, डू और डज यू नॉट गो देयर, क्या तुम वहाँ नहीं जाते हो, क्या तुम वहाँ नहीं जाते हो? तो यू के साथ मेरे बच्चे डू आता है ना कि डज आता है, तो यहाँ पर ये एरर हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरे भाई ये एरर हो जाएगा। तो आप इन चीज़ों को कॉपी कर लो, आप इन चीज़ों को कॉपी कर लो। उसके बाद हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस की जो एप्लीकेशंस हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं आपके लिए 1 मिनट 2 मिनट का जो समय है वो आपको दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो या फिर, क्योंकि जल्दी कॉपी हो जाएगा फिर तुम्हारा भाई। हेलो क्लास, मंडे, ठीक, हाँ हाँ हाँ, वो एक ना थोड़ा सा टाइम लागे भी हैं, तो बताओ एक बार बाद में कॉल करूँ। ना 3-4 महीना मैक्सिमम, एक पेपर है वे 2 इकट्ठा से करके। ठीक है चल बाद में करो, क्लास कर ली मैं फिर। कर लो इसको कॉपी जल्दी से। हाँ जी हो गया होगा। अब बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। क्या कर रहे हैं? एप्लीकेशंस ऑफ प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस। भी प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस की जो एप्लीकेशंस हैं उनके बारे में हम बात करते हैं, तो मेरे दोस्त कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, क्या होती हैं? कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनको हम इनडेफिनेट में यूज करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का काम क्या होता है? कोई फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ या कुछ ऐसी चीज बताना जो नेवर चेंजिंग हो। इन चीजों के बारे में मेनली हम बात करते हैं। तो कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो क्या एप्लीकेशन क्या कुछ वर्ब्स होती हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होती हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली वर्ब है मेरे बच्चे हमारी नो। सबसे पहली कौन सी है? नो। नो का हिंदी मीनिंग आप जानते हैं, जानना। क्या होता है? जानना। हिंदी मीनिंग होता है जानना। अब एक बात बताओ, मैंने बोला मैं तुम्हें जानता हूं, ये एक रेलिवेंट सेंटेंस है, इसका मीनिंग भी निकल रहा है। मैंने बोल दिया मैं तुम्हें जानता हूं। मैंने क्या बोला? आई नो यू। मैंने बोला मैं तुम्हें जानता हूं। ठीक है, बात समझ आती है, सही है। मैंने बोल दिया कॉन्टिन्यूस टेंस में मैंने यूज किया मैं तुम्हें जान रहा हूं। मैंने यहां पे लिख दिया आई एम नोविंग यू, आई एम नोविंग यू। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं एक बात बताऊं तो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है मेरे भाई जो कुछ टाइम बाद खत्म भी तो होती है, वो परफेक्ट बनती है। हमने बात की थी ना, जैसे ही मतलब कॉन्टिन्यूस काम कंप्लीट होगा, जैसे ही कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यानी कल वाली क्लास में हमने बात की थी, जैसे ही कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑनगोइंग प्रोसेस कंप्लीट होगी वो परफेक्ट में बदलेगी। मैं तुम्हें जान रहा हूं, जैसे ही आप जानोगे जानने का काम कंप्लीट हो जाएगा, मतलब क्या आप उसे बाद में भूल जाओगे? जैसे ही ये जो जानने का काम है कंप्लीट होगा तो क्या आप उस भाई साहब को भूल जाओगे?
इररेलेवेंट सेंस है, इररेलेवेंट सेंस है, इसलिए इस नो वर्ब को हम कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते, कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज नहीं करते। अब चलो पास्ट में, मैंने बोल दिया मैं तुम्हें जानता था, तो क्या तुम अब नहीं जानते? मैं तुम्हें जानता था, तो क्या तुम अब नहीं जानते? तुम अब भी तो जानते हो, तभी तो आप उसको बोल रहे हो ना। इस तरीके की चीज़ें हम टेक्निकली यूज नहीं करते, तो हम यूज करते हैं। लेकिन मेरे दोस्त एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, इंग्लिश लैंग्वेज में एक चीज़ होती है प्रेपोजिशन। क्या होती है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशंस क्या करती हैं? प्रेपोजिशंस मेरे दोस्त अपने बाद लेती हैं अपना ऑब्जेक्ट। क्या होगा? चाहे कुछ भी हो, प्रेपोजिशन जो है अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेगी ही लेगी। और अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट की, अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट क्या होता है? या तो होता है नाउन या होता है प्रोनाउन। नाउन क्या होता है? किसी का भी नाम, नेमिंग वर्ड। प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन को रिप्रेजेंट करे। या फिर हम यूज करते हैं V1 प्लस ING, जो क्या होता है? वर्बल नाउन होता है। वर्बल नाउन होता है, वर्ब से बना हुआ नाउन, वर्बल नाउन, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं जिरंड। टेक्निकली बोलते हैं जिरंड। इस जिरंड के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, जल्दी ही मैं इस पे वीडियो लेके आऊंगा, जैसे ही टेंस की वीडियो हमारी कंप्लीट हो जाएगी, मतलब जैसे ही हमारा टेंस कंप्लीट होगा। वर्बल नाउन होता है। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मैंने बोल दिया आफ्टर एक प्रेपोजिशन है, मैंने बोल दिया आफ्टर अपना खाना खाने के बाद मैं ऑफिस जाता हूं। जैसे मैंने बोल दिया आफ्टर हैविंग माई ब्रेकफास्ट, आफ्टर हैविंग माई ब्रेकफास्ट आई गो टू माई ऑफिस। मैंने यहाँ पे ये लिखा कि अपना खाना खाने के बाद मैं अपने ऑफिस जाता हूँ। आफ्टर क्या हो गई मेरे बच्चे? आफ्टर हो गई यहाँ पर प्रेपोजिशन, आफ्टर हो गई यहाँ पे प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन के बाद क्या आ गया? ये इसका ऑब्जेक्ट है, जो क्या है? वर्बल नाउन। अभी खाना वर्ब है, एक वर्ब के बाद ING लग गया तो वर्ब है। अपना खाना खाने के बाद मैं ऑफिस जाता हूँ। चलो एक सेंटेंस मैं और ले लेता हूँ। मैंने बोल दिया आफ्टर टेकिंग टी, आफ्टर टेकिंग टी आई गो टू माई ऑफिस। चलो यही कर लेते हैं, आई गो टू माई ऑफिस। भाई ऑफिस जाने मतलब चाय पीने के बाद मैं ऑफिस जाता हूँ। तो आफ्टर मैंने बताया प्रेपोजिशन है, V1 प्लस ING इसका नाउन का काम कर रहा है, जो इसका ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से हम करते हैं। चलो एक बिफोर प्रेपोजिशन का भी एग्जांपल हम ले लेते हैं। बिफोर प्रेपोजिशन का भी हम एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने बोल दिया बिफोर गोइंग टू ऑफिस, ऑफिस जाने से पहले आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ। ऑफिस जाने से पहले मैं चाय पीता हूँ। तो मैं क्या बता रहा हूँ? बिफोर एक प्रेपोजिशन है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आया, जो नाउन बनेगा V1 प्लस ING। इस तरीके से हम करते हैं। चलो मैं एक और एग्जांपल भी आपको दे देता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया स्मोकिंग इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, मतलब जो इज वर्ब है उसका जो ऑब्जेक्ट बनता है वो क्या बनता है? स्मोकिंग बनता है। इस तरीके से हम करते हैं। मैं पहले भी इन चीज़ों के बारे में आपको बता चुका हूँ, मैं पहले भी आपको इन चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ। जैसे मैंने बोल दिया इन चीज़ों के बारे में आपको बता चुका हूँ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अब, आफ्टर नोविंग, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, ध्यान देना। आफ्टर नोविंग द ट्रूथ, आफ्टर नोविंग द ट्रूथ आई टुक राइट डिसीजन, आई टुक राइट डिसीजन। अब मैंने अभी अभी आपको क्या बताया? आफ्टर एक प्रेपोजिशन है, उसके बाद उसका क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट आएगा, जो नाउन या फिर प्रोनाउन होता है। तो आफ्टर नोविंग द ट्रूथ,
सच्चाई जानने के बाद मैंने सही डिसीजन लिया। अब सच्चाई जानने के बाद मैंने सही डिसीजन लिया, तो मेरे दोस्त एक बात बताओ, आफ्टर प्रेपोजिशन है उसके बाद ये क्या बना, इसका ऑब्जेक्ट बना, जो नाउन या प्रोनाउन होता है। अब जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट बनने की जिम्मेदारी नाउन या प्रोनाउन के पास होती है। तो ये यहाँ पर कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है, ये यहाँ पर कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है। मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा हूँ, ये यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है, कि इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है जो नाउन का काम कर रहा है। चलो एक आधा सेंटेंस और देख लेते हैं भाई। मैंने बोल दिया बिफोर नोविंग द ट्रूथ, बिफोर नोविंग द ट्रूथ आई ट्रस्टेड हिम। भाई सच्चाई जानने से पहले मैं उस पर भरोसा करता था, सच्चाई जानने से पहले मैं उस पर भरोसा करता था। तो बिफोर होगी प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद उसका आ गया ऑब्जेक्ट। ये भी यहाँ पर कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है, यहाँ पर ये नाउन का काम कर रहा है। इस तरीके से हम करते हैं। तो कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं होता मेरे दोस्त, ये नाउन का काम करता है। जब हम प्रेपोजिशन की बात करते हैं तो उसके बाद ऐसी ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है। ठीक है मेरे दोस्त, मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब करते हैं हम आगे। उसके बाद एक और वर्ब होती है, उसके बाद एक और वर्ब होती है जिसके बारे में हमें जानना है, वो है सी। वो है मेरे भाई सी। सी का मीनिंग होता है देखना। सी का मीनिंग होता है देखना, जो क्या होती है, जो एक नेचुरल प्रोसेस होती है, जो क्या होती है, नेचुरल प्रोसेस होती है, या मैं कह सकता हूं जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं कह सकता हूं कंट्रोल्ड बाय गॉड, यानी भगवान के द्वारा जिस चीज को कंट्रोल किया जाता हो। आपकी अगर आंखें बंद है ना, मैंने आपको एक वीडियो में भी बताया था, वोकेब की क्लास थी हमारी, अगर आपकी आंखें बंद है तब भी आपको दिखता है, मतलब आपको अंधेरा दिखता है, जो भी दिखता है दिखता तो है ना, जो एक नेचुरल प्रोसेस है। और देखना हम टेक्निकली रोक नहीं सकते, देखना हम टेक्निकली रोक नहीं सकते। तो सी का मीनिंग होता है देखना, नेचुरल प्रोसेस है, इसलिए अगर कोई चीज़ रोक ही नहीं सकते भी, वो फैक्ट ही बन गया, यूनिवर्सल ट्रूथ ही बन गया। इसके लिए हम इसको अगर रोक नहीं सकते तो इसका मतलब ये हो गया उसमें भी हम कॉन्टिन्यूस प्रोसेस यूज नहीं कर सकते। हम कॉन्टिन्यूस प्रोसेस यूज नहीं करते। देखो जैसे मैंने बोल दिया, एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, आई सी आ बॉय, मैं एक लड़के को देख रहा हूं, हु इज स्टैंडिंग देयर, भी जो वहां पे खड़ा है। मैं एक लड़के को देख रहा हूं जो वहां पे खड़ा है। अब एक चीज और भी बता देता हूं, ये जो आप दे रहे हैं इज स्टैंडिंग, ये खड़ा हो रहा है नहीं है, वो वहां पे खड़ा है। ये एक प्रोसेस है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ऑन गोइंग प्रोसेस है मेरे भाई, ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। कहीं तुम ये वो खड़ा हो रहा है, खड़ा हो रहा है नहीं, वो वहां पे खड़ा है। जैसे मैंने बोल दिया, मतलब एक जैसे आई एम सिटिंग, तो मैं बैठा हूं ना कि मैं बैठ रहा हूं, उस चीज की इंग्लिश अलग बनेगी। आई एम गोइंग टू सिट, मैं बैठने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू स्टैंड, मैं खड़ा होने जा रहा हूं, वो चीजें अलग होती है। आई सी अ बॉय हु इज स्टैंडिंग देयर, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम यूज करते हैं देखने के मीनिंग में। ठीक है, अगला जैसे मैंने यूज कर लिया भाई, हम सी का एक और मीनिंग होता है, टू मीट। सी के मैंने आपको काफी सारे मीनिंग बताए थे मेरे भाई, सी के मैंने आपको काफी सारे मीनिंग बताए थे। सी का एक मीनिंग होता है टू मीट, मतलब किसी से मिलना। जब हम फ्यूचर टाइम में किसी से मिलने की बात करते हैं तब हम सी वर्ब का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया, आई एम सीइंग हिम नेक्स्ट वीक, भी अगले हफ्ते में उससे मिलने जा रहा हूं। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं, आई एम गोइंग टू मीट हिम नेक्स्ट वीक, भाई अगले हफ्ते मैं उससे मिलने जा रहा हूं। तो सीइंग का जो मीनिंग है वो दे रहा है मेरे भाई यहाँ पर गोइंग टू मीट। यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, सीइंग इज इक्वल टू गोइंग टू मीट।
इस तरीके से हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अब हमें आगे भी करना है। एक शी का एक मीनिंग और भी होता है, शी का एक मीनिंग और भी होता है जिसको हम कह सकते हैं ऑब्जर्व करना, मतलब किसी चीज़ को नोटिस करना। नोटिस करने के मीनिंग में भी तो हम ले सकता हूँ, सेंसेस होती हैं हमारी, नोटिस करने के मीनिंग में मैंने लिया, जैसे मैंने बोल दिया यू आर यार पता नहीं कैसे लिखा जा रहा है मेरे से, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, यू आर वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल, भाई तुम एक बहुत मेहनती लड़की हो। मैंने बोला तुम एक बहुत मेहनती लड़की हो। आई एम सीइंग यू एट माई प्लेस। जैसे आप कहीं पे जॉब करते हैं, और जॉब करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो आपके बॉस आपको कहते हैं भाई तुम बहुत मेहनती लड़की हो, मैं तुम्हें अपनी जगह देख रहा हूँ। मतलब वो आपको क्या कर रहे हैं, वो आपको मेरे दोस्त, वो आपको मेरे बेटा, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कि आप बहुत मेहनती हो, तो मेहनत करके आप इस मुकाम को हासिल कर सकते हो, आप मेहनत करके इस मुकाम को हासिल कर सकते हो। तो ऑब्जर्वेशन के मीनिंग में भी सी का यूज़ कर लिया जाता है, ऑब्जर्वेशन के मीनिंग में भी हम सी का यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद जो अगली वर्ब है बेटा, वो होती है स्मेल। उसको हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू सेंस यूज़ करते हैं, उसको हम यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस, भी सेंस के अकॉर्डिंग हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया, इसको कॉन्टिन्यूस में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया रोजेज, भी रोज़ के फूल होते हैं, रोजेज स्मेल गुड, भी रोज़ हैं वो अच्छी स्मेल देते हैं, रोजेज स्मेल गुड। ये मैंने आपको बात बोली। दूसरा सेंटेंस मैं यहाँ लिख रहा हूँ, लुक एट हिम, उसकी तरफ देखो, लुक एट हिम, ही इज स्मेलिंग रोजेज। भी आप कहीं जा रहे थे, आपने बोला उसकी तरफ देखो, वो रोजेज को स्मेल कर रहा है, सूंघ रहा है, वो रोजेज को स्मेल कर रहा है, सूंघ रहा है। तो यहाँ पर हम अकॉर्डिंग टू सेंस हम भी उस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या हो रहा है, पर्टिकुलर सिचुएशन में वो क्या कर रहा है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए हम कॉन्टिन्यूस टेंस यूज कर देते हैं, और नॉर्मल बात करते हैं उसमें हम इंडेफिनिट। जैसे एक एग्जांपल और मेरे भाई, मैंने आपको बोल दिया दिस इज नॉट स्मेलिंग गुड, ये डिश अच्छी स्मेल नहीं कर रही है, ये डिश अच्छी स्मेल नहीं कर रही है। तो मैंने क्या बताया था, पर्टिकुलर सिचुएशन की अगर बात होगी तो हम V1 प्लस ING मतलब कॉन्टिन्यूस की बात करेंगे। जैसे मैंने बोल दिया रोहन ऑलवेज स्मेल्स हिज फ्लावर्स, भी रोहन के पास कोई बगीचा होगा तो अपने फूलों को हमेशा सूंघता रहता है। ऑलवेज स्मेल्स, वो हमेशा, ऑलवेज की सेंस क्या होता है, ऑलवेज की वजह से तो हम यूज करते हैं, ऑलवेज की वजह से ही तो हम यूज करते हैं ना। इस तरीके से हम स्मेल वर्ब का यूज करते हैं, इस तरीके से हम मेरे दोस्त स्मेल वर्ब, सी वर्ब इनका यूज करते हैं। अब अगली वर्ब्स के बारे में जानने का वक्त आ गया है, और अगली है बड़ी ही प्यारी वर्ब जो आप जानते हैं, जो आप सबसे ज़्यादा करते हैं। अगली वर्ब है लव और हेट, लव और हेट, इनके बारे में जानते हैं भाई। लव और हेट के बारे में भी तो जानना है। लव और हेट, देखो
आप जब किसी से प्यार करते हैं तो एक हमारी फीलिंग्स होती हैं। लव या नफरत क्या होती है? हमारी फीलिंग्स होती है मेरे भाई। क्या होती है? फीलिंग्स होती हैं। या फिर क्या होते हैं मेरे बच्चे? हमारे इमोशन होते हैं। फीलिंग्स होती हैं या फिर हमारे क्या होते हैं? इमोशंस होते हैं। अब हमारे फीलिंग्स या इमोशन के लिए हम क्या करेंगे? फीलिंग्स या इमोशन के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। इनके बारे में आपको आगे बताऊंगा। तो हम यूज करते हैं, जैसे मैंने बोल दिया, आई लव माई फैमिली। मैं अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ। आपने बोला आई लव माई फैमिली, मैं अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ। आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। आई लव माई कंट्री, आई लव माई कंट्री, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ। तो ये क्या है? हमारी फीलिंग्स है, हमारे इमोशंस है। चलो कई बार आप ये भी देखते हैं, कई बार आप ये क्या देखते हैं, आगे मैं बता देता हूँ। हम यूज़ करते हैं मेरे दोस्त लविंग का, हम मेरे दोस्त यूज़ करते हैं लविंग का, लेकिन कब? जब हम कुछ खा रहे होते हैं, जब हम कुछ खा रहे होते हैं और उस चीज़ को हम करते हैं इंजॉय, और उस चीज़ को हम इंजॉय करते हैं, तब हम यूज़ करते हैं लविंग का। जैसे मैंने बोल दिया आई एम लविंग दिस डिश, भी मैं इस डिश को खाना इंजॉय कर रहा हूँ, मैं इस डिश को खाना इंजॉय कर रहा हूँ। इसी तरीके से आप यूज़ करते हैं मेरे भाई हेट का, हेट का भी तो आप यूज़ करते हैं। हेट का जैसे मैंने बोल दिया आई हेट बैड पीपल, आई हेट बैड पीपल, भाई मैं बुरे लोगों से नफरत करता हूँ। आपने बोल दिया आई हेट बैड पीपल, आई हेट बैड पीपल, भी मैं बुरे लोगों से नफरत करता हूँ। लेकिन मेरे भाई सेम ईटिंग टाइम हम यूज़ करते हैं हेटिंग का। सेम ईटिंग टाइम हम यूज़ करते हैं हेटिंग का। कब? जब हम कुछ खा रहे होते हैं, जब हम सेम कुछ खा रहे होते हैं लेकिन हम उस चीज़ को इंजॉय ना करें, इंजॉय ना करें। मान के चलो आप कहीं रिश्तेदार के घर गए और आपको जाते ही पकड़ा दी उन्होंने टिंडे की सब्जी। अब आपको टिंडे की सब्जी पसंद ही नहीं है और आप खाते टाइम इंजॉय कैसे करोगे? तो आप बोलोगे आई एम हेटिंग दिस डिश, मैं इस डिश को इंजॉय नहीं कर रहा हूँ, मैं इस डिश को इंजॉय नहीं कर रहा हूँ। इस मीनिंग में हम इसको लव और हेट को भी हम यूज़ करते हैं, लव और हेट को भी हम यूज़ करते हैं। तो मेरे दोस्त इसको कॉपी कर लीजिएगा। मैं आपको कॉपी करने का टाइम क्यों नहीं दे रहा हूँ? क्योंकि वीडियो आपके पास मेरे भाई सेव रहनी है, और अगर आपके पास वीडियो सेव रहनी है तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं यहाँ पर अपना और आपका दोनों का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम मैं आपको दे रहा हूँ। एप्लीकेशंस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले लेना। आगे जो स्मेल वर्ब है उसके बारे में है लव और हेट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेते हो, मैं साइड में हूँ भाई। कहीं तुम ये सोच रहे हो कि मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, नहीं भाई ऐसा नहीं है। ठीक, अब हम बात करते हैं, अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में हम बात करेंगे भाई। वो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? आई आई थिंक और आई एम थिंकिंग और
आई एम थिंकिंग और आई डोंट थिंक के बारे में, आई डोंट थिंक के बारे में हम अब बात करने वाले हैं। अब हम बात इन चीज़ों के बारे में करने वाले हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं मेरे दोस्त आई थिंक के बारे में। आई थिंक के बारे में, आई थिंक सबसे पहले क्या मीनिंग देता है? आप कोई ओपिनियन बताते हैं, आप कोई ओपिनियन बताते हैं कि आप क्या सोचते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि आपको क्या लगता है। जैसे मैंने बोल दिया आई थिंक, मुझे लगता है, आई थिंक यू शुड हेल्प हिम, भाई तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए, तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। दूसरा आई थिंक क्या कहता है? आई थिंक का दूसरा मीनिंग होता है मेरे दोस्त टू थिंक, कुछ सोचना, कुछ सोचना। जैसे मैंने बोल दिया ही ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, भी वो हमेशा ही ऑलवेज थिंक्स पॉजिटिव, भी हमेशा पॉजिटिव सोचता रहता है, वो हमेशा पॉजिटिव सोचता है। ये हो गया आई थिंक के बारे में। अब बात करूं अगर मैं, क्योंकि आई थिंक क्या करता है, आई थिंक आपका जो फाइनल डिसीजन होता है ना, फाइनल डिसीजन होता है उसकी बात भी करता है। आई थिंक क्या करता है मेरे दोस्त, फाइनल डिसीजन की बात करता है। जैसे मैंने बोल दिया, जैसे हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा था मैं, आई थिंक यू शुड हेल्प योर फ्रेंड, भाई मुझे लगता है मेरा डिसीजन फाइनल है कि तुम्हें अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए, और टू थिंक या आप अपनी ओपिनियन वगैरह बताते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं आई एम थिंकिंग की। मैंने बोला आई एम थिंकिंग, इसका मतलब आपका डिसीजन नॉट फाइनल, आपका डिसीजन नॉट फाइनल, भी आपका जो डिसीजन है ना वो फाइनल नहीं है। आपका मेरे भाई जो भी आपने डिसीजन लिया है वो फाइनल नहीं है, जैसे मैंने बोल दिया आई थिंक और आई एम थिंकिंग और आई एम थिंकिंग टू लीव this job and get back to Delhi and start some न्यू बिजनेस। मैंने एक बात बोलती भी, मैं सोच रहा हूँ यार, मैं सोचता हूँ। अब आप एक बात बताओ, आपने एक बात बोली, मैं सोचता हूँ यार मैं ये जॉब छोड़ दूँ, इंडिया वापस मतलब दिल्ली वापस चला जाऊँ और वहाँ पर जाके अपना कोई नया बिजनेस स्टार्ट करूँ। क्या आपका डिसीजन फाइनल है? या फिर आप ये बोलो मैं यार ये करने की सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ यार एसएससी की तैयारी कर लूँ और कुछ बन जाऊँ, या मैं सोचता हूँ। आप सोच रही हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर आपका डिसीजन जो है ना, यहाँ पर जो आपका डिसीजन है ना वो फाइनल नहीं है, इसलिए थिंक नहीं, आई एम थिंकिंग हम ये यूज करते हैं। क्योंकि मेरे भाई आपका जो डिसीजन है वो फाइनल नहीं है,
यार मैं सोच रहा हूँ दिल्ली वापस चला जाऊँ, इस जॉब को छोड़ दूँ और नया बिजनेस स्टार्ट करूँ। आप सिर्फ सोच रहे हैं, आप सिर्फ सोच रहे हैं, आप सिर्फ सोच रहे हैं। ठीक, आप इतनी बात समझ चुके हैं, आप इतनी बात समझ चुके हैं। चलो आई डोंट थिंक और आई थिंक के बारे में भी अभी लगे हाथ बात कर ही लेते हैं भाई। जैसे मैंने बोल दिया आई थिंक क्या करता है, आई थिंक मेरे दोस्त हमेशा पॉजिटिव ओपिनियन या पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू की बात करता है, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू की बात करता है, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू की बात करता है। और अगर आप बात करते हैं आई डोंट थिंक की, अगर आप बात करते हैं आई डोंट थिंक की, आई डोंट थिंक की, तो क्या करेगा, नेगेटिव, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू की बात होगी, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू की बात होगी। यानी नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू क्या हो सकता है उस टाइम का, उस टाइम का जो आपका नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या हो सकता है। इस तरीके से हम बात करते हैं। चलो एग्जांपल से समझते हैं भाई, क्योंकि एग्जांपल के बिना तो मज़ा ही नहीं आना। जैसे मैंने बोल दिया आई थिंक यू विल पास। भैया मुझे लगता है तुम पास हो जाओगे, तो मैंने क्या बताया, पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, पीपीवी लिख रहा हूँ, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे लगता है तुम पास हो जाओगे। चलो एक नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू की भी बात कर लेते हैं। आई थिंक और मैंने बोल दिया आई डोंट थिंक, आई डोंट थिंक, मुझे लगता है या मुझे नहीं लगता, यू विल पास। दो सेंटेंस लिखूंगा मैं, और मैंने यहीं पर एक सेंटेंस और लिखा मेरे भाई, आई थिंक यू विल नॉट पास, यू विल नॉट पास। ये हमारे कुछ सेंटेंसेस है जिनके बारे में हमने बात करनी है, जिनके बारे में हमने अभी बात करनी है। मैंने क्या बोला, मुझे लगता है तुम पास हो जाओगे। भाई पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे लगता है तुम पास हो जाओगे, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। मैंने दूसरा बोला मुझे लगता है तुम पास हो जाओगे, ठीक है, पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने बोला मुझे नहीं लगता तुम पास हो जाओगे, मुझे नहीं लगता, सॉरी थिंक तो वैसे लिख दिया, मुझे नहीं लगता तुम पास हो जाओगे। यार मुझे नहीं लगता तुम पास हो जाओगे। और दूसरा मुझे लगता है तुम पास नहीं होगे। अब एक बात बताओ, आपके सामने कोई बंदा खड़ा है, आपके सामने कोई बंदा खड़ा, वो हंस रहा है, और हंसते हंसते उसने क्या किया, आपको चिपका दिया। आपके सामने कोई बंदा खड़ा है और वो आपके सामने हंस हंस के बातें कर रहा है, और हंसते हंसते उसने क्या किया, आपको जोर से चिपकाया। तो क्या आपको दर्द ज्यादा नहीं होगा, क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? देख मेरे भाई, अगर उसका चेहरा हंसने का है तो वो आपको थप्पड़ कैसे मार सकता है? यानी बात तो वो पॉजिटिव कर रहा है लेकिन रिजल्ट नेगेटिव दे रहा है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। आप हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं, कोई बंदा सीरियस है, कोई बंदा आपके साथ है, वो सीरियस है, डॉक्टर आया, वो बोलेगा हमें लगता है वो मर जाएगा। कहते क्या? हमें लगता है वो मर जाएगा। अरे मेरे भाई, अगर तुम शुरू में बात को पॉजिटिव कर रहे हो तो बाद में नेगेटिव रिजल्ट बाद में क्यों दे रहे हो? अगर किसी बात को नेगेटिव ही करना है, रिजल्ट नेगेटिव देना है, तो चीज को शुरू में नेगेटिव किया जाता है मेरे भाई, शुरू में नेगेटिव किया जाता है, ना कि शुरू में पॉजिटिव किया जाता है। यही समझा रहा हूं। मुझे नहीं लगता कि हम उसको बचा पाएंगे, डॉक्टर आएगा, मुझे नहीं लगता कि हम उसे बचा पाएंगे, और मुझे लगता है हम उसे बचा लेंगे, मुझे नहीं लगता, हमें नहीं लगता हम उसे बचा पाएंगे, हमें लगता है हम उसे बचा लेंगे। ये फर्क होता है लैंग्वेज में। अगर किसी भी चीज को पॉजिटिव तरीके से स्टार्ट करते हो, कहने का मतलब अगर बात आपने पॉजिटिव बोलनी है तो उसका स्टार्टअप भी पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपने बात नेगेटिव बोलनी है तो आप बोलोगे आई डोंट थिंक, आई डोंट थिंक, और उसके बाद आप क्या दोगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू जो आप कहना चाहते हैं उसके बारे में आप बात करोगे मेरे भाई, उसके बारे में आप बात करोगे। यही मैं आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, यही मैं आपको इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे मैंने बोल दिया मुझे नहीं लगता वो तुम्हारी हेल्प करेगा,
आई डोंट थिंक, आई डोंट थिंक भाई मुझे नहीं लगता, क्या नहीं लगता, क्या नहीं लगता, ही विल हेल्प यू, ही विल हेल्प यू, कि भाई साहब मुझे नहीं लगता वो तुम्हारी मदद करेगा, मुझे नहीं लगता वो तुम्हारी मदद करेगा। इस तरीके से हम चीजों को यूज करते हैं, इस तरीके से हम चीजों को यूज करते हैं। ठीक है भाई, अब करते हैं हम इसके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के मेरे भाई। अब हम आते हैं इसके लास्ट स्टेप पे। आपको इसको कॉपी कर लेना है, मैं थोड़ा जल्दी से इसको करवाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है ना। अब इसका क्या है, लास्ट स्टेप है। मैंने क्या बताया भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज कहां कहां करते हैं। यूजेस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हेडिंग डालो यूजेस ऑफ प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का मेरे भाई हम यूज कहां कहां करते हैं उसके बारे में हम अब बात करने जा रहे हैं, उसके बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात, जो हमारी लाइफ होती है ना उसके बारे में प्रेजेंट इंडेफिनिट बात करता है। सबसे पहली बात, जो हमारी लाइफ होती है उसके बारे में बात करता है। दूसरा, कोई भी फैक्ट हो या फिर कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ हो, कोई भी फैक्ट हो या फिर कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ हो उसके बारे में बात करता है। जैसे मैंने बोल दिया द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। चलो मैंने एक और सेंटेंस बोल दिया, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। चलो एक मैंने एक और बोल दिया, द सन राइजेस इन द ईस्ट। इस तरीके से जो फैक्ट है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, जो कभी चेंज नहीं हो सकते, उनके बारे में बात करता है। चलो अगला बात करते हैं। अगला क्या है, अगला मेरे दोस्त आपके जो लाइक और डिसलाइक होती है, आपकी लाइक और डिसलाइक, उनके बारे में बात करता है। जैसे मैंने बोल दिया आई लाइक वॉचिंग मूवीज, भाई मुझे फिल्में देखना पसंद है। और मैंने बोल दिया आई डोंट लाइक दिस डिश, इस डिश को मैं पसंद नहीं करता। इस तरीके से बात कर लेते हैं। उसके बाद मेरे भाई ये क्या बात करता है, उसके बाद आपकी कोई भी हैबिट या फिर आपका कोई भी डेली रूटीन हो, कोई भी हैबिट या डेली रूटीन हो, उसके बारे में भी बात करता है। जैसे मैंने बोल दिया आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, मैं मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ। जैसे मैंने बोल दिया आई टेक टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह चाय पीता हूँ। तो आपकी जैसे डेली हैबिट भी हो गई, आपकी ये डेली हैबिट भी हो गई, और आपका क्या हो गया, ये आपका ये क्या हो गया, आपका ये डेली रूटीन भी हो गया। उसके बाद जो इडियम्स एंड फ्रेजेस होते हैं, वहाँ भी हम इसका यूज कर लेते हैं। कहाँ पर, इडियम्स एंड फ्रेजेस में भी इसका यूज कर लिया जाता है। उसके बाद कोई भी जो फ्यूचर शेड्यूल हो, वहां पर भी हम करते हैं। इस फ्यूचर शेड्यूल का एग्जांपल दूं, जैसे आपने सुना होगा, मैं एग्जांपल दे देता हूं। जैसे किसी भी लड़के का नाम मैंने लिख दिया रोहन वेट्स रोहिणी। अब एक बात बताओ, जब भी आप कार्ड देखते हैं, किसी की शादी होती है, तो आप क्या देखते हैं, रोहन वेट्स रोहिणी, मोहन वेट्स मोहिनी, आप कोई भी एक नाम ले लो, उसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं।
लेकिन शादी तो बाद में होनी है। कार्ड आपको मान के चलो आज दिया गया है, शादी 10 दिन बाद है, शादी तो 10 दिन बाद है, कार्ड में वेड्स क्यों लिखा? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस यूज काहे किया बे, जब तुम्हें पता है ये फ्यूचर शेड्यूल है, क्योंकि मेरे भाई ये क्या बता रहा है, फ्यूचर शेड्यूल बता रहा है, क्योंकि फ्यूचर में वो काम होना है, वो हमारी फ्यूचर की शेड्यूल है, वो हमने सोचा हुआ है। जैसे मैंने बोल दिया द पीएम विजिट्स नेक्स्ट मंथ कनाडा। भाई हमारे जो पीएम हैं नेक्स्ट मंथ कनाडा विजिट करते हैं, कनाडा विजिट करते हैं। इस तरीके की बातें करता है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। अब और बातें भी कर लेते हैं। उसके अलावा मेरे दोस्त, उसके अलावा क्या बात करता है ये, उसके अलावा जो न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं, जो भी न्यूज़पेपर की हेडलाइंस होती हैं वहाँ भी हम इसका यूज़ करते हैं। उसके अलावा कोई भी लाइव टेलीकास्ट होता है वहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बोल दिया विराट कोहली हिट्स द बॉल, भी विराट कोहली बॉल को हिट करता है, विराट कोहली हिट्स द बॉल, विराट कोहली हिट्स द बॉल। इस तरीके से हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। इतनी जगह मेरे भाई हम टोटली यूज करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो हमारा पूरा का पूरा 1 घंटा खा गया। यानी अगर आप ये सोचते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इतना ही है कि स्ट्रक्चर बता दिए और खत्म हो गया, नहीं भाई, इतनी जगह पर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, इतनी सारी जगह पर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। तो आपने क्या करना है, आपने अच्छे तरीके से वीडियो को पॉज करके ना सारी की सारी चीज़ों को देख लेना है, सारी की सारी चीज़ों को देख लेना है। और मैं आपको सारी की सारी चीज़ें बता चुका हूँ भाई। जैसे कोई ऑलवेज की सेंस आती है, यूनिवर्सल ट्रुथ, फैक्ट वगैरह, ये सब चीज़ें क्या करती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। या फिर मैं कह सकता हूँ कोई भी इन्फॉर्मेशन को, एक चीज़ और बतानी भूल गया, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन आप देते हैं, कोई भी मेरे भाई, जब भी आप कोई भी इन्फॉर्मेशन देते हैं, कोई भी आप इन्फॉर्मेशन देते हैं, तब भी तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं ना। कोई भी जब आप जानकारी देते हैं, कोई भी मेरे भाई जब आप क्या करते हैं, जानकारी देते हैं, तब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, तब भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं कल की क्लास में।